हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक कक्षा 11वीं का अध्याय 1 भौतिक जगत प्रस्तावना। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 11 का देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 3 में आइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 में आइए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी का समाज में संबंध। तो फिजिक्स इन रिलेशन विथ सोसाइटी, हमारे समाज से भौतिकी का क्या संबंध है। ठीक है, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, भौतिक का बहुत सारा सोसाइटी से जो समाज है उनसे बहुत सारा संबंध है। कौन कौन से हैं देखते हैं। हमारे सभी तरफ में भौतिक ही भौतिक है। जैसे कि रेडियो एवं टेलीविज़न की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले क्रियाकलापों को उसी क्षण में सुना या देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट से वहाँ से सूक्ष्म तरंगे या कई प्रकार के तरंगे निकलती है। तो ये भौतिक का ही देन है, भौतिक का ही खोजा गया एक तरह का देन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंडों में शुद्धतापूर्वक की जा सकती है। ये हो गया। इसके बाद ये आता है, तो देखिए कंप्यूटर में हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो तुरंत, जितना बड़ा भी संख्या हो, तुरंत कैलकुलेशन सेकंड भी नहीं लगता उसे। ठीक है, वो तुरंत हमें आंसर कर देता है कि इतना होगा करके। तो ये सभी भौतिक का देन है। उसके बाद तीसरा है, रोबोट को ऐसे स्थानों में भेजकर काम लिया जा सकता है जहाँ पर मनुष्य का पहुँच पाना दुष्कर होता है। ठीक है, तो जैसे कि कहीं चंद्रमा पर कहीं पर भी रोबोट्स को भेजा जाता है, वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ क्या क्या है। तो जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता वहाँ रोबोट को भेजा जाता है। ये सभी भौतिक का ही देन है। ठीक है, हमारे समाज में। उसके बाद है टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि की सहायता से दूरस्थ स्थानों के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि हमारा सर्वर है, वहाँ से भी तरंगे निकलती है और जाके हम जब किसी एक व्यक्ति को कॉल करते हैं तो ये तरंगे यहाँ से हमारे फ़ोन से तरंग निकल के पहले सर्वर में जाती है। सर्वर मतलब नेटवर्क में जाती है और ये तरंग के माध्यम से जाती है, जो हम भौतिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये नेटवर्क से होते हुए जिसे हम कॉल करते ही रहते हैं, जिससे कम्युनिकेशन करना है, उसके पास जाता है, तब जाके रिंग जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो क्या क्या है, रेडियो एवं टेलीविज़न की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले क्रियाकलापों के उसी क्षण में सुना या देखा जा सकता है। आप सभी जानते हैं, लेकिन ये किसका देन है ये नहीं जानते, इसे आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत सरल है। उसके बाद कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणनाएँ कुछ ही सेकंडों में शुद्धतापूर्वक की जा सकती है। ये भी जानते हैं आप। मोबाइल में भी कैलकुलेशन करते हैं। रोबोट को ऐसे स्थानों भेजकर काम लिया जा सकता है जहाँ पर मनुष्य को पहुँच पाना दुष्कर होता है। ठीक, जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच पाते वहाँ पर रोबोट को भेजा जाता है। ये भी एक भौतिक का देन है हमारे समाज में। उसके बाद टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि की सहायता से दूरस्थ स्थानों के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जाता है। तो मैंने बताया नेटवर्क का। ठीक है, तो ये भी तरंग में ही काम करता है। ठीक, उसके बाद जानते हैं कुछ महान भौतिक विज्ञानी और उनके कार्य। सम ग्रेट फिजिक्स्ट एंड देयर वर्क। ठीक है, तो इसे कैसे समझना है। देखो, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, उनका महान कार्य को हम जानना है और हमको एग्ज़ाम के लिए कम से कम 5 तो याद ही रखना है। ठीक है, हमारे भारत का हो या दूसरे देश का, लेकिन अपने भारत का अच्छे से याद रखना कौन कौन है। तो इसमें भौतिकी विज्ञानी, देश कौन से देश का है, और कार्य और खोज मतलब क्या खोज किया है और कार्य क्या किया है। तो सबसे पहले आते हैं, आप बहुत सभी ने सुना होगा सीवी रमन, हमारे भारत के हैं, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। रमन प्रभाव का खोज किया, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कुछ महान भौतिक विज्ञानी के नाम लिखिए या 2 महान भौतिक विज्ञानी का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है सीवी रमन भारत के हैं और उन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत से एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद आता है होमी जे भाभा, जिन्होंने 1909 से 1966 में अपना कार्य किया। ठीक है, होमी जे भाभा ये भी भारत के हैं और ये क्या का खोज किए थे, इसका कार्य क्या था, ब्रह्मांड किरणों की खोज। ठीक है, ब्रह्मांड किरणों की खोज। ठीक, इसको याद रखना है, आप नोट्स बनाते जाइए। आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा हमारे ऑफिशियल साइट में, आप वेट कीजिए, थोड़ा डिले है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है मेघनाथ साहा। ठीक है, ये 1893 से 1956 में थे और ये भारत के ही थे और ये किसका खोज किए, ऊष्मीय आयनीकरण। ठीक है, आयनीकरण मतलब आयन होता है, आयनीकरण होना प्लस माइनस में। ठीक है, ऊष्मीय आयनीकरण। उसके बाद चौथा आता है इसमें सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने 1894 से 1974 में
काम किया और ये भारत के हैं और ये इनका खोज किए क्वांटम सांख्यिकी का, ठीक है, क्वांटम सांख्यिकी का, ठीक। ये भौतिक वैज्ञानिक का नाम है ये, और ये देश का नाम है, कौन से देश के हैं, और ये क्या है, खोज, ठीक है, खोज और कार्य दोनों में से कोई भी ये है। उसके बाद आता है इसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो ये भी भारत के हैं, ये चंद्रशेखर सीमा की खोज किए थे, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए, ठीक है, आप भी पढ़ते आए होंगे पहले से, प्रकृति में बल, फोर्सेस ऑफ नेचुरल, कि हमारे प्रकृति में कौन कौन से बल हैं। चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझाया जा रहा है। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, प्रकृति में बल, फोर्सेस ऑफ नेचुरल। बल वह बाह्य कारक, एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति अवस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। देखो, बल मतलब ताकत, जिसे जैसे कि मैं चेयर को अपने बल लगा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया, तो जब वो विराम अवस्था में था या गत्य अवस्था में था या आकार में था, तो विराम अवस्था में था एक जगह, तो मैं उसे उठाकर दूसरी जगह ले गया, ठीक है, गत्य अवस्था में कर दिया, तो उसका परिवर्तन आ गया उसमें, ठीक है। तो ये सभी होता है, जैसे कि किसी चीज़ में आप बल लगाओगे तो उसमें परिवर्तन आना चाहिए, जो गत्य अवस्था या आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, बल कहलाता है, ठीक है। इसका एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। इसे याद आप रखना है कि एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसे संकेत एन से प्रदर्शित करते हैं। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि का क्या होगा, सदिश मतलब क्या होता है, इसमें बल दिशा और परिणाम, ठीक है, दोनों होता है। और अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ परिणाम बस होता है, इसे कहते हैं। उसके बाद आते हैं, प्रकृति में कई प्रकार के बल कार्यरत हैं, ठीक है। हमारे जैसे कि ब्रह्मांड है, प्रकृति है, तो कई प्रकार के बल उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए कौन से बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल आदि, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखो, प्रकृति में कई प्रकार के बल होते हैं। अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि प्रकृति में कितने प्रकार के बल हैं, तो आप जो मेन बता सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी का अनुभव सभी ने किया है। स्थिर वैद्युत बल है, चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल का भी अनुभव किए हैं, विद्युत चुंबकीय बल है, और नाभिकीय बल है, ठीक है। इसे आप सभी जानते हैं और अच्छे से पढ़िए। तो प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल कार्यरत हैं, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। प्रकृति में कितने प्रकार के बल कार्यरत हैं, 4 बल। कौन से, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, ठीक है। ग्रेविटी, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 4 प्रकार के बल पढ़ें, कौन से, जो प्रकृति में 4 प्रकार के मूल कर्तव्य जो कार्य करते हैं, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और विद्युत प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। तो इसमें से पहले हम लोग पढ़ने वाला गुरुत्वीय बल क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, गुरुत्वीय बल। तो इसे पढ़ते हैं, हम परिभाषा कैसे देंगे, प्रकृति में विभिन्न पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे कि कोई 2 पिंड है, ठीक है, तो उसके बीच जो कार्य करने वाला जो बल है, जो ताकत है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इसका परिभाषा ये है, मेन परिभाषा ये है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल, कोई 2 पिंड है मान ले, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, इसका द्रव्यमान क्या होगा, m होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनका बीच की दूरी क्या होगा, 1/r, ठीक है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा, आप नोट्स करते जाइए, ठीक है। अब उसके बाद आता है दूसरा जो मूल बल में है,
विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या होता है जी, अच्छे से जानते हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे दोस्तों, कोई कठिन नहीं समझेंगे, कोई कठिन नहीं होता पढ़ना, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अपने भाषा में। दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल की चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच, कोई भी आवेशित वस्तु है, ठीक है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे कोई दो आवेशित बल है, जैसे कि ये प्लस और माइनस, तो इसमें, ठीक है, बल लगेगा स्थिर वैद्युत बल। और अगर दो चुंबक है, एन और एस होता है, ठीक है, जो चुंबक में दो चुंबक है और इधर एन इधर एस, दो चुंबक, इसके बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल, और इसके बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। इस ऐसे समझना है हमको, प्रैक्टिकली सोचना है हमको, इमेजिन करना है कि कैसे होगा, ठीक है। फिजिक्स से पढ़ने का यही तरीका बढ़िया है कि आपको इमेजिन करके पढ़ना है, कोई भी चीज़ पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जो मूल बल हैं, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक। तो ये क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियानों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बनाए रखता है, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल आपने सुना होगा, सुने हो ना, आप सभी सुने होंगे। ये एक नाभिक है, ठीक है। तो नाभिक क्या होता है जी, जहाँ पर पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, ठीक है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन, इसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, नाभिक के अंदर, और बाहर जो कक्ष हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इसकी स्थिति को ऐसे ही बनाए रखता है, मतलब अपने तरफ खींच के पकड़ के रखता है, ये अपना बल लगाता है इसमें, इसको बाहर निकलने नहीं देता। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे आप पढ़े हैं 10th और 9th 10th में पढ़े हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद आता है मूल बल में लास्ट है क्षीण नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। हाँ सॉरी, स्ट्रॉन्ग बोल डाला था। क्षीण नाभिकीय बल का क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, कमज़ोर नाभिकीय बल, ठीक है। तो इसका क्या होता है, यह उन मूलभूत कणों के मध्य लगने वाला बल होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन मूलभूत कणों के मध्य लगने वाला बल होता है, वो मूलभूत कण होते हैं। मूलभूत कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, और कई प्रकार के होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के दौरान उत्सर्जित होता है, और यह अल्पपरास बल है। इसे क्या कहते हैं, अल्पपरास बल भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये 4 बल आपको याद रखना है, आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉस, ठीक। तो ये क्या होता है, संरक्षण नियम प्रकृति के मूलभूत नियम हैं। प्रकृति के क्या है जी, मूलभूत इंपॉर्टेंट नियम, जिनका उल्लंघन कभी भी नहीं होता। संरक्षण नियम निम्न प्रकार के हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। संरक्षण नियम जो संरक्षित है, कभी भी उसका उल्लंघन नहीं, उसे कभी भी तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, संरक्षण नियम कहते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो संरक्षण नियम निम्न प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और चौथा होता है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। आपको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रही होगी तो 3 डॉट दिया होगा, वहाँ पर क्वालिटी जाके आप 480 कर सकते हैं, 720 में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पहला, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। अगर इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय, कोई भी निकाय है, पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, कोई बाहर से बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है, ठीक है। किसी पिंड का रेखीय संवेग P निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। रेखीय संवेग से किसे व्यक्त करते हैं, P से, और इसका जो सूत्र है उसे P = mv, m का, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान होता है, ये पिंड का द्रव्यमान, तथा v पिंड का वेग होता है,
तो एक इसका एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि बंदूक चलाने वाला, कोई भी बंदूक चलाने वाला एक व्यक्ति है, वो अपने हाथ से बंदूक पकड़ा है, तो जब वो गोली नहीं चलाया होता, तो जो गोली है और बंदूक है विराम अवस्था में होता है, ठीक है। और जब वो गोली चलाता है, जब वो गोली चलता है और बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगता है इसको, तो वहाँ पर वो गति अवस्था में आ जाता है। तो उससे पहले रेखीय संवेग नियत रहता है, ठीक है, इसी कारण से उसे धक्का लगता है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है राकेट नोदन का सिद्धांत, ठीक है जी। क्या हो सकता है? राकेट नोदन का सिद्धांत। आप एग्जाम्पल में से याद रखेंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, राकेट नोदन का सिद्धांत किस नियम पर काम करता है? तो क्या बोलोगे आप? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब दूसरा हमारा नियम है इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसे हम लोग जानेंगे क्या होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ये है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगे तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ऐसे ही कोई निकाय है तो उस पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता, ठीक है, आघूर्ण मतलब घुमाना, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। किसी निकाय का कोणीय संवेग को L निम्न सूत्र से दिया जाता है। कोणीय संवेग से किसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? L से, और इसका सूत्र होगा L = I ओमेगा। तो I = जड़त्व आघूर्ण होता है, I का जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा का कोणीय वेग होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोणीय संवेग का एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा कि जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग में घूमता हुआ कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है, ठीक है, घूमता हुआ कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, इसका वेग बढ़ जाता है। ग्रह के सूर्य के निकट आने पर उसका जड़त्व आघूर्ण घट जाता है, ठीक है। इसका वेग तो बढ़ जाता है लेकिन इसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, घट जाता है, अतः इसका कोणीय वेग बढ़ जाता है ताकि उसका कोणीय संवेग नियत रहे, ठीक है। ऐसे समझना है आपको, आपके बुक में भी पढ़िए आप, और इसे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए इसमें, और आप नोट्स भी कीजिए। मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स दिया हूँ और आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको कैसे जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा कि हमको कैसे नोट्स प्राप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे नियम में ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, आपने इसे 9th और 10th में भी पढ़ा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, न उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूपांतरण एक प्रकार की ऊर्जा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो सकती है, ठीक है। ऊर्जा मतलब जैसे कि हम काम करते हो, हम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल देते हैं, अपने बल लगा के उस जो कार्य कर रहे हो उसमें बदल देते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूपांतरण एक प्रकार की ऊर्जा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो सकती है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यही स्थितिज ऊर्जा घड़ी की सुइयों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन रहती है, ठीक है। तो इसे आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारा आता है चौथा नियम, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, चलिए जानते हैं। आवेश संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है, जानते हैं। एक विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। जैसे कि आवेश ये एक पिंड है, इसमें धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है। तो अगर मैं इसमें धन आवेश भेजूं और इससे ऋण आवेश लूं, ठीक है, अगर इससे ऋण आवेश इसमें चला जाता है या इसमें से धन आवेश चला जाता है तो आवेश का तो संतुलन बना ही रहेगा, आवेश संरक्षित ही रहता है, कभी भी कम ज़्यादा आवेश नहीं होता, बराबर रहता है और संरक्षित रहता है। तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत ही आता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण हो सकता है। देखिए, एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जब कांच को अनावश्यक छड़ को रेशम के अनावश्यक कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, कोई कांच का छड़ है तो एक रेशम का कपड़ा है तो इसे रगड़ते हैं दोनों को, तो कांच के छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है रेशम के कपड़े में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है।
ताकि इस निकाय का कुल आवेश पहले के बराबर अर्थात शून्य हो जाए। तो इसमें भी जितना धनावेश उत्पन्न होना रहता हो जाता है, इसमें भी ऋणावेश बराबर मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये था आज हमारा भौतिक जगत में प्रस्तावना आज इस पार्ट 3 में समाप्त होता है, और अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल को टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर बेल आइकन का बटन होगा, उसे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पे आपको 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।